अच्छा क्रिस, कल क्या हुआ? हम लोग कैसे बैठे थे और एकदम से ऐसे तरबूज उड़ा और सिर पे गिरा। ऐसे हुआ है कभी तुम्हारे साथ? हाँ, एकदम ऐसे तो नहीं, पर एक बार मेरे चाचा टिकटॉक बना रहे थे तो उनके गाल पे ऐसे सपाटा पड़ा था यहाँ पे, एकदम ऐसा। तो हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने फोन वहां पे रखा और ऐसे हाथ हिला रहे थे दूर से खड़े होके। मैंने बोला चाचा जी क्या सस्ते नशे कर रहे हो ये, लेकिन फिर भी वो खड़े ऐसे हाथ हिला रहे। मैंने रमेश को बोला, मैंने कहा जाके तो देख क्या कर रहे हैं ये, कौन से नशा करके बैठे हैं। रमेश गया, वो जाके वो भी हाथ हिला रहा है यहाँ पे। मैं पास जाके देखा तो वो लोग ऐसे जीभ अंदर ऐसे मुंह में डाल के और ऐसे फुग्गे बना रहे थे थूक के यार, ऐसे ब्लॉक करके। और फिर उनको देख के मैंने ऐसे कहा क्या कर रहे हो। मैंने देखा उनको और उनका फोन लेके, समझ जाओ। हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आपको ये शुरू वाला स्निपेट पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को टच करिए और प्लीज उसे ग्रे बनाइए। और इसके साथ ही साथ अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम लोग एम करते हैं 7000 लाइक्स अचीव करने का। तो हमारा आज का वीडियो एक सवाल है कि क्या सच में क्रेटोस थॉर से बेटर है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि जितनी भी जगह हमने क्रेटोस को देखा है, उसके फीट्स और अचीवमेंट्स को ऑब्जर्व किया है, तो यही समझ में आता है कि ना तो उसकी कोई वीकनेस है और ना ही उसकी कोई लिमिट। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के एट्रीब्यूट्स और फीट्स बताऊंगा और होपफुली इसके एंड तक हमें इस बात का जवाब मिल भी जाएगा। और इस कंपैरिजन को ड्रॉ करने के लिए मैंने एमसीयू और कॉमिक्स दोनों के थॉर और गॉड ऑफ वॉर 1, 2, 3 और अभी रिसेंट वाले क्रेटोस सबको लिया है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तो इस कंपैरिजन को शुरू करने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे कि थॉर का डेब्यू 1962 में हुआ था और क्रेटोस का 2005 में। तो थॉर की बैक स्टोरी, उसके यूनिवर्स और उसके फीट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक काफी बड़ा मार्जिन देता है। प्लस थॉर की कॉमिक बुक्स हर वीक आती रहती हैं, यहाँ तक कि कई बार तो हफ्ते में 2 बार भी। लेकिन वहीं पर अगर हम क्रेटोस के PSP और PS वीटा वाले गेम्स को भी इंक्लूड करें तो टोटल 8 ही होते हैं, जो थॉर के कंपैरिजन में एक काफी कम टाइम है उसके फीट्स और उसकी बैक स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए। और यही कारण भी है कि मार्वल में थॉर का यूनिवर्स काफी बड़ा और वेल एक्सप्लेन्ड है, लेकिन क्रेटोस की स्टोरी क्योंकि उसी के मिशन और उसके आसपास घूमती है, तो उसका यूनिवर्स हमने जितना भी देखा है वो थॉर के मुकाबले काफी कम है। और दूसरी चीज ये है कि क्रेटोस एक गेम का मेन कैरेक्टर है और अगर वो मरेगा या फिर हारेगा तो मिशन वहीं से रीस्टार्ट हो जाएगा और तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक आप उस बॉस को मार नहीं देते। तो टेक्निकली क्रेटोस तब तक नहीं हारेगा जब तक स्टोरी की डिमांड नहीं है। तो अब थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं इन दोनों के ओरिजिन के बारे में। तो इसमें से थॉर के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, ये एक नॉर्स माइथोलॉजी का गॉड ऑफ थंडर है जो ओडिन का बेटा है और म्योनिर नाम के एक बहुत पावरफुल वेपन को वील करता है। वहीं दूसरी तरफ हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग क्रेटोस के बारे में नहीं जानते हो। तो क्रेटोस लिटरली एक गॉड किलर है। ये ग्रीक माइथोलॉजी का एक कैरेक्टर है जो स्पार्टन आर्मी का एक जनरल होता था, वही 300 वाली। लेकिन आगे जाके उसे ये पता चलता है कि वो गॉड ज़ूस का बेटा है, लेकिन क्योंकि उसकी माँ एक ह्यूमन होती है तो क्रेटोस एक डेमीगॉड है। और इसके बाद उसकी स्टोरी धीरे धीरे अनफोल्ड होती है, जिसमें उसे और हमें ये समझ आने लगता है कि इस गेम के यूनिवर्स में जितने भी गॉड्स हैं वो काफी कमीने टाइप के हैं और ये सब के सब एक बहुत दर्दनाक मौत डिजर्व करते हैं, जो क्रेटोस उन्हें देता भी है। वो गॉड ऑफ वॉर एरीज से शुरू करके एक एक ग्रीक गॉड को अपने हाथों से मारता है, फिर चाहे वो हेडीज हो, पोसाइडन या हर्क्यूलिस, और एंड में वो अपने पिता ज़ूस से भी लड़ता है और उन्हें भी मार देता है। इसके बाद वो ग्रीक माइथोलॉजी को छोड़ के आया नॉर्स माइथोलॉजी में, जहाँ पर ओडिन, थॉर, हेला, बाल्डर और लोकी जैसे गॉड्स हैं और यहाँ पे भी उसने एक बार फिर से गॉड्स के काम डालने शुरू कर दिए हैं। अब अगर इनकी पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो दोनों के पास ही वो सारी सस्ती पावर्स हैं जो गॉड्स के पास होनी चाहिए, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना, और क्योंकि दोनों गॉड्स हैं तो इमॉर्टल भी होंगे और दोनों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स एकदम टॉप नॉच है। अब टेक्निकली किसी भी बैटल के दोनों कैरेक्टर्स के फीट्स और अचीवमेंट्स को देखकर ये आइडिया लगाया जा सकता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये वाला केस थोड़ा सा अलग है क्योंकि मार्वल में थॉर की कॉस्मिक स्टोरी का एस्पेक्ट काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, जैसे उसकी मिडगार्ड सर्पेंट से लड़ाई या फिर गॉड से लड़ते लड़ते प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना। और अगर मैं ये कहूँ कि ये फीट काफ़ी इंप्रेसिव है तो ये एक अंडरस्टेटमेंट होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गॉड ऑफ वॉर का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा कॉस्मिक ना होकर मेनली अर्थ का है और इसके गॉड स्ट्रॉन्ग तो बहुत हैं, लेकिन उनकी बैक स्टोरीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, गॉड ऑफ वॉर के हरक्यूलिस ने भी मार्वल वाले की तरह ही 12 लेबर्स कंप्लीट किए हैं, लेकिन मार्वल वाले हरक्यूलिस के बस ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन्ड है। तो अब इन सब चीज़ों को क्लियर करने के बाद अगर हम इन दोनों को कंपेयर करना शुरू करें तो स्ट्रेंथ के मामले में थॉर ने मिडगार्ड सर्पेंट को लिफ्ट किया है, फिर वर्ल्ड इंजन को रोका है जो 9 प्लैनेट्स को मूव कर रहा था। इसके बाद कॉर और मैल्कीट, जिन दोनों के पास नेक्रोसॉर्ड थी, उनका सामना किया है और 2020 प्लैनेट्स का वेट झेला है। और अगर एमसीयू की बात करें तो उसने इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थानोस को हराया है, मैल्कीट को हराया है और इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं।
फिर अगर क्राटोस की स्ट्रेंथ देखें तो इसने हाइड्रा मॉन्स्टर को हरा के बहुत ही गंदी मौत दी थी। फिर उसने कोलोसस जैसे जाइंट के वेट को हैंडल करके उसे पीछे फेंका है और एटलस जो पूरी दुनिया का वेट उठा रहा था उसके फिंगर्स के बीच में फंस के उन्हें ओवरपावर किया है। अब इन फीट्स की ग्रेविटी मैं आप सबको समझा देता हूँ। तो इसको आप ऐसा समझ लो कि आप किसी कॉकरोच को अपने पैर से दबाने गए या फिर किसी मच्छर को अपनी उंगलियों से मसल लें और वो कॉकरोच आपको पीछे फेंक दे या फिर मच्छर आपकी फिंगर्स को रोक ले। तो क्रेटोस ने ये सारी चीजें करी हैं। फिर इसने हेडिस, पोसाइडन, हर्क्यूलिस और ज़ूस जैसे पावरफुल गॉड्स को काफी दर्दनाक मौत दी है और बाल्डर जिसे कुछ भी फील नहीं होता और उसे हराना नियरली इम्पॉसिबल था, उसे भी इसने 3 बार हराया है। फिर अगर थॉर की ड्यूरेबिलिटी देखें तो इसने बहुत पावरफुल लोगों से फाइट की है। इसने हल्क की स्ट्रेंथ को बहुत देर तक मैच किया है, फिर गिरते हुए एस्गार्ड को अपने ऊपर लिया है और यहाँ तक कि सेंट्री जो कि आर्ग्यूबली मार्वल का सबसे पावरफुल हीरो कंसिडर किया जाता है स्ट्रेंथ के मामले में, उसका भी काफी देर तक सामना किया है। और एमसीयू में तो इसने पूरे के पूरे न्यूट्रॉन स्टार का कॉन्सेंट्रेटेड ब्लास्ट अपने ऊपर लिया है और इन सब के बाद भी ये जिंदा बच गया। फिर अगर क्रेटोस की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो क्रेटोस काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। आप लोग ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ भी फेंको ये रुकने नहीं वाला, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर 2 में ज़्यूस खुद ब खुद इसके अंदर ब्लेड ऑफ ओलंपस को घुसा के इसके आर पार निकाल देते हैं और मरने के बाद भी ये हेल से अपने आप को वापस ले आता है। और अगर हीलिंग एबिलिटी की बात करें तो गॉड ऑफ वॉर 1, 2, 3 में हमने इसकी हीलिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं देखी, लेकिन नए वाले गेम में हमें ये भी समझ में आया कि इसके पास सुपर हीलिंग की पावर्स भी हैं। ऑल्दो ऐसा लगता है कि सुपर हीलिंग यूज करने के बाद क्राटोस की बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है और वो काफी वीक हो जाता है, तो इसी वजह से शायद वो उसे ज्यादा यूज नहीं करता। और इन सब के बाद हम देखते हैं इनके वेपन्स को, क्योंकि ये दोनों ही अपने वेपन्स पे काफी ज्यादा रिलाय करते हैं। तो जहाँ पे थॉर के पास म्योनर और स्टॉर्मब्रेकर जैसे पावरफुल वेपन्स हैं, वहीं क्रेटोस के पास वेपन्स की भरमार है। ब्लेड्स ऑफ केओस, स्पीयर ऑफ डेस्टिनी, ब्लेड ऑफ ओलंपस, बार्बेरियन हैमर, क्लॉज ऑफ हेडिस, नेमियन सिस्टर्स और लेविथान एक्स, ये बस कुछ ही नाम है इसकी नेवर एंडिंग वेपन लिस्ट के। और इन वेपन्स के भी अलावा क्रेटोस के पास कई सारे मैजिकल ऑब्जेक्ट्स भी हैं। अब अगर सबसे पहले थॉर के म्योनर की बात करें तो ये एक्सट्रीमली पावरफुल और एक्सेप्शनल वेपन है। पावरफुल इसीलिए क्योंकि इसके अंदर मदर स्टॉर्म है जो एक सेंटिएंट कॉस्मिक एंटिटी है और इसी ने सर्टर और थानोस जैसे लॉन्डो के छक्के छुड़ाए हैं। और एक्सेप्शनल इसलिए क्योंकि इसे बस वही उठा सकता है जो वर्दी हो। और इतना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होने के बाद भी यह थोड़ा थॉर के इशारों पर ऐसे नाचता है जैसे 4x पे डीपी। फिर क्रेटोस के ब्लेड्स ऑफ केओस उसके मेन वेपन की तरह है और ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इनसे क्रेटोस ने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स का सफाया किया है। लेकिन उससे भी ज्यादा जिस तरीके से क्रेटोस इन्हें बैटल में यूज करता है वो देखने लायक है। उसके कॉम्बोज और एबिलिटीज असल में ब्लेड्स ऑफ केओस के साथ शाइन करती हैं। फिर थॉर का स्टॉर्मब्रेकर एक ऐसा वेपन है जिसे सिर्फ पावरफुल बीइंग्स ही लिफ्ट कर सकती हैं। ये बायफ्रॉस्ट को समन कर सकता है और म्योनर की तरह ही वही 4x डीपी वाला यहाँ भी लगा लो। फिर आती है क्रेटोस के लेविथान एक्स जिसे योटनहाइम के जाइंट्स ने बनाया था और बेसिकली ये बर्फ यानी कि आइस की पावर्स को पोजेस करती है। और हालांकि क्रेटोस भी इसे फेंक कर वापस बुला सकता है, लेकिन ये स्टॉर्मब्रेकर या फिर म्योनर की तरह क्रेटोस के इशारों पर नहीं नाचती। तो थॉर के दोनों ही वेपन्स उसके अंदर की थंडर या फिर उसकी पावर को चैनल करने का जरिया है, लेकिन उनकी पावर का सोर्स जो है वो थॉर खुद ही है। वहीं पर क्रेटोस के वेपन्स पावरफुल तो हैं, लेकिन उनकी पावर का असली अंदाजा क्रेटोस के हाथों में लगता है। और हाँ, जहाँ पे थॉर के वेपन शुरू से ही मैक्सिमम पावर पे होते हैं, वहीं पे क्रेटोस के वेपन्स अपग्रेडेबल हैं, यानी कि वो और भी पावरफुल बन सकते हैं। मैं जानता हूँ कि इसके अलावा वो टाइम में छेड़छाड़ भी कर सकता है, जैसे कि टाइम को स्लो करना या टाइम में पीछे जाना, लेकिन ये सारी चीजें सर्कमस्टेंशियल है, यानी कि वो दूसरी चीजों का यूज करके इन सब फीट्स को अचीव करता है। और इन सब के एंड में आते हैं इनकी स्पेशल एबिलिटीज पे, जो है थॉर की वॉरियर्स मैडनेस और क्रेटोस की स्पार्टन रेज। ये इनके वो फॉर्म्स हैं जिनमें अपनी स्ट्रेंथ के लेवल्स को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हैं और तब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस फॉर्म में भी थॉर को एक डिसएडवांटेज है कि जब भी उसकी वॉरियर्स मैडनेस उसे टेक ओवर कर लेती है तब वो अपना कंट्रोल खो देता है और दोस्त या दुश्मन में उसे फर्क समझ नहीं आता। प्लस इसे यूज करने पे उसकी काफी एनर्जी कंज्यूम होती है और उसे रिकवरी के लिए काफी लंबा रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन वहीं पे क्रेटोस की स्पार्टन रेज उसे पावरफुल तो बनाती है, बट उसका अपनी एबिलिटीज पे कंट्रोल और बढ़ जाता है। माना कि इस फॉर्म में अपने वेपन्स को यूज नहीं करता, लेकिन अगर आप अपने हाथों से ज़ूस को मार सकते तो शायद आप भी नहीं करते। और इस फॉर्म को यूज करने पे क्रेटोस की बॉडी अपने आप को हील करने लगती है, तो एनर्जी कम होने के बजाय बढ़ती है उसकी इस फॉर्म में। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये बात तो क्लियर ही हो चुकी है कि ये दोनों बहुत फियर्स वॉरियर्स हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर थॉर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वॉरियर है, वहीं पर दूसरी तरफ क्रेटोस एक ऐसा गॉड है जो कि रेज ड्रिवन है। उसे जितना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो जितना ज़्यादा लड़ता है, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। और जहाँ पर थॉर ज़्यादातर अपने वेपन्स पे रिलाय करता है, वहीं पे क्रेटोस अपने वेपन्स के साथ साथ आसपास की चीज़ों का इस्तेमाल करके भी फाइट करता है। वही देखता है कि कहाँ पर नुकीली चीज़ें हैं और अपने ओपोनेंट्स को उनमें घुसाने की कोशिश करता है। तो अब इन दोनों की जो भी ट्रेड्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन इस फाइट में कौन जीतेगा ये आप लोग डिसाइड करो, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने बहुत सोचा, बट कभी मुझे थॉर पावरफुल लगता है तो कभी क्रेटोस।
तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अपनी स्पार्टन रेज को नीचे बने हुए सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर दिखाओ। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे गेमिंग चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है। इन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके इस वीडियो पर क्या थॉट्स हैं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन पावरफुल है, कौन पावरफुल नहीं है, ये सब कुछ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इन सब चीज़ों के बाद जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।